नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे गुप्त काल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य का जो उदय था वो तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के समीप कौशाम्बी में हुआ था। क्लियर, कहाँ हुआ था? प्रयाग के समीप कौशाम्बी में हुआ था। आगे हम बात करें और अगर गुप्त साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो उन्होंने कौशाम्बी को अपनी राजधानी भी बनाई थी। लगभग 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। अगर पूछे एग्जाम में कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो वह थे आपके श्रीगुप्त। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करेंगे क्या कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुप्त वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त, अगर पूछे वास्तविक संस्थापक तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला देखिए, कन्नौज को महोदया श्री या महोदया आदि नामों से जाना गया है। ठीक है, जो कन्नौज जगह है। और थोड़ी सी गुप्त वंश के बारे में, कुछ गुप्त काल के बारे में जानकारी दें तो अगर प्रश्न एग्जाम में आए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल है किस काल को कहा गया है तो वह गुप्त काल को। एक चीज ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ जाए। और ये जो गुप्त शासक थे यह आपके विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, विष्णु के उपासक थे। आगे, और इसमें से अगर हम माने तो ऐसा माना जाता है ये जो थे कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के। तो चलिए इंपॉर्टेंट हमको जो शासक है उनको देखते हैं सब। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। ठीक है, किसको प्रारंभ किया था? गुप्त संवत को। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ से जो इनके इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त। सबसे इंपॉर्टेंट शासक था गुप्त वंश का, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे और एग्जाम में अक्सर आता है प्रश्न से। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त शासक बना। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आना शुरू हो गया, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। और किसने कहा? तो एक इतिहासकार थे, इंग्लिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने। अब आगे बात करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है आपका? प्रयाग प्रशस्ति आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, प्रयागराज में। उससे इस बात की जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें शासन कहाँ से कहाँ तक, टाइम पीरियड शासन का 335 से 375। समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से मिलती है। अब इंपॉर्टेंट करेंगे फैक्ट, ऊपर भी इंपॉर्टेंट था कि समुद्रगुप्त के शासन की सूचना या जानकारी का स्रोत क्या है तो अशोक का, प्रयागराज का, चाहे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ या प्रयागराज के अशोक स्तंभ अभिलेख से मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हरिशेर था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था तो वह हरिशेर। समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेर ने इलाहाबाद स्तंभ पर संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। ठीक है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। बात समझ आ गया? आगे देखें, कई ऐतिहासिक सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, क्या दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए दिखाया गया तथा उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की गई। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट कि किस शासक को वीणा बजाते हुए उनके सिक्कों पर दिखाया गया है। ठीक है, प्राचीन इतिहास में तो वह थे आपके समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ठीक है, या किसकी उपाधि थी कविराज? तो वह था आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने गरुड़, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता, धनुर्धर, परशु तथा वीणाधारी 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इंपॉर्टेंट करेंगे, देखें 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? समुद्रगुप्त ने, और उनके नाम भी ऊपर दे दिए गए। उसने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया। इस विजय को दिग्विजय कहा गया। इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेंगे।
उसने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया, परंतु इन्हें पराजित करने के बाद भी समुद्रगुप्त ने इनका राज्य वापस कर दिया। ठीक है, इन विजयों को धर्म विजय का नाम दिया गया। ठीक है, जो उत्तर भारत में 9 शासकों को हराए उस विजय को दिग्विजय कहा गया। दक्षिण भारत में 12 शासकों को हराया, लेकिन उसके बाद भी उनका क्या राज्य वापस कर लिया, उस राज्य पर अपना कब्जा नहीं जमाया, और इस विजय को धर्म विजय का नाम दिया गया। अब देखें, समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि भी था, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, समुद्रगुप्त के मुख्य पदाधिकारी देख लीजिए। कुमारामात्य, कुमारामात्य क्या होता था? गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी। इंपॉर्टेंट करिएगा, याद रखिएगा। और महादंड नायक, न्यायाधीश को बोलते थे, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संधि विग्रहक, संधि एवं युद्ध का मंत्री, और खाद्यात्याकिका, राजकीय भोजनालय का प्रमुख। तो यह ऊपर वाले दो तो एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था, विक्रमादित्य उसकी उपाधि थे, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासन पीरियड अगर देखें तो 380 से 415 ईस्वी तक था। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवश्री, देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उसे विक्रमांक, विक्रमादित्य तथा परम भागवत की उपाधि धारण की। उसने क्या किया? विक्रमांक, विक्रमादित्य तथा परम भागवत की उपाधि धारण की, उपाधियां धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक वीरसेन शैव था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेरनाग तथा पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुत्री प्रभावती की सहायता से मालवा के शक क्षत्रपों को पराजित किया तथा चांदी के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट करिएगा, शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। ठीक है, इन्हें सकारी तथा शक विजेता कहा गया। इसी को इंपॉर्टेंट करेंगे, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करेंगे। क्या कहा है कि शक को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए, इसलिए उन्हें सकारी तथा शक विजेता, ठीक है, कहा गया। ये किसको कहा गया? चांदी के सिक्कों को नहीं, चंद्रगुप्त को कहा गया। चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य को। सकारी या शक विजेता किन्हें कहा गया? चंद्रगुप्त को कहा गया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। विक्रमादित्य, ठीक है, प्रथम गुप्त शासक था। गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, जिसने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे देखें। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दामाद रुद्रसेन की मृत्यु के बाद उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, हरिसेन जो होगा हर्षवर्धन के थे। वही चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हम करें तो इसके दरबारी कवि कौन थे? कालिदास। इंपॉर्टेंट करेंगे, कौन थे इसके दरबारी कवि? कालिदास। आगे हम देखें, यहाँ पे समुद्रगुप्त के बाद अब इनका हम देखें, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे ना हरिसेन, और कालिदास जो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। जो फाहियान था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपका भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न और उनके कार्य क्षेत्र, शायद मैंने ऊपर गलती से समुद्रगुप्त को मैंने शायद हर्षवर्धन बोल दिया था, समुद्रगुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों और उनके कार्य क्षेत्र देखें तो कालिदास 9 रत्नों में एक थे, वो कवि थे। धन्वंतरी जो थे, ठीक है, 9 रत्नों में से एक, वो चिकित्सक थे। वराहमिहिर की बात करें तो वो एक खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। अमर सिंह जो थे वो कोषकार थे। छड़पक जो थे ज्योतिषाचार्य थे। वेताल भट्ट जो थे जादूगर थे। शंकु की बात करें तो वास्तुकार थे। वररुचि की बात करें तो व्याकरणाचार्य थे। और हरिसेन की बात करें तो वह कवि थे। ठीक है, हरिसेन आपके समुद्रगुप्त के शासनकाल में भी दिखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रमुख पदाधिकारी देखें, जो उपरिक्त था या उपारिक राज्यपाल होता था। कुमारामात्य जो है प्रशासनिक अधिकारी, ऊपर भी देखे थे। महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश ऊपर देखे थे। दंड पासिक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा। पुलिस विभाग का प्रधान जो होता था दंड पासिक कहते थे। महाप्रतिहार मुख्य दवारिक था। और महाबलाधिकृत जो था सैन्य कोष का अधिकारी। अब एक चीज़ देखें, इनको इंपॉर्टेंट करें, ये 4 जरूर ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक जो शासक था, ठीक है, वह अपना
शासन किया। कहाँ से? कुमारगुप्त का जो अगर हम शासन पीरियड देखें तो 415 से 455। कुमारगुप्त ने गरुड़ अंकित मुद्रा के स्थान पर मयूर अंकित मुद्रा उत्कीर्ण कराई। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त, ठीक है, गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त शासक बना, जिसका टाइम पीरियड देखें 455 से 467 ईस्वी तक। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों का पहला आक्रमण हुआ था। इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म जो था आपका वैष्णव धर्म था। गुप्त वंश का जो राजकीय चिन्ह था आपका क्या था, गरुड़ था। स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख विष्णु स्तुति से प्रारंभ हुआ है। गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा आरंभ हुई है। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर है। इंपॉर्टेंट करेंगे, पूछता है कि जो देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर है वह किस काल के समकालीन था, यानी किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन हैं। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है, यानी कि अगर हम उनके पूछें कि जो राजकीय भाषा कौन सी थी गुप्त कालों की, तो वह संस्कृत थी, और संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल गुप्त काल को ही कहा जाता है। इसी काल में कालिदास तथा अन्य संस्कृत विद्वानों ने अधिकांश संस्कृत साहित्य की रचना की थी। आर्यभट्ट जो थे गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। इनकी रचना का नाम जो है आर्यभट्टियम है। गुप्त काल में ही सर्वाधिक भूमि अनुदान दिया गया है। गुप्त काल को ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। रामायण तथा महाभारत के अंतिम रूप का संपादन गुप्त काल में ही हुआ था, ठीक है। रामायण और महाभारत के अंतिम रूप का संपादन कब हुआ था, गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल में ही वैष्णव तथा शैव धर्म के बीच समन्वय स्थापित हुआ। शिव को अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गई थी। स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखें गुप्त वंश संबंधी। गुप्तकालीन प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं और रचनाकार को देखेंगे। अब देखें इंपॉर्टेंट जितने भी बुक हैं इनको एकदम लर्न बाय हार्ट रहना चाहिए आपको, एग्जाम अक्सर पूछता है। पंचतंत्र किसका था, पंडित विष्णु शर्मा का। मेघदूत कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की। विक्रमोर्वशीयम जो थी वो भी कालिदास की। कुमार संभवम कालिदास की और रघुवंशम कालिदास की। ऋतु संगारम भी कालिदास की। ये इतने आपके कालिदास के थे। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संगारम। मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाख दत्त की पुस्तक थी। किरातार्जुनियम की बात करें तो भारवी की थी। देवी चंद्रगुप्तम इंपॉर्टेंट करेंगे विशाख दत्त की। देवी चंद्रगुप्तम इंपॉर्टेंट विशाख दत्त की। मालविकाग्निमित्रम जो था ये तो कालिदास की थी। अमरकोश अमर सिंह की थी। रावणार्जुनियम जो थी आपकी भौमिक की थी। स्वप्नावासवदत्तम जो थी आपकी भास की थी। चारुदत्तम भास की थी, इंपॉर्टेंट करेंगे इनको। हर्षचरित बाणभट्ट इंपॉर्टेंट, हर्षचरित जो थी आपकी बाणभट्ट की। शल्यशास्त्र धन्वंतरी। काव्य मीमांसा राजशेखर। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। मृच्छकटकम शूद्रक की, इंपॉर्टेंट मृच्छकटकम जो थी शूद्रक की। तो जितने बुक हैं आप लोग ध्यान रखें। गुप्त काल में विज्ञान का विकास देखेंगे। गुप्त काल में निर्मित लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इस स्तंभ की यह विशेषता है कि रसायन के उपयोग के कारण आज तक यह जंग रहित है। इस स्तंभ पर विक्रमादित्य की विजय का वर्णन वर्णित है। बताइए इतना पुराना जो आपका लौह स्तंभ है उसके बाद भी आज तक जंग रहित है, जंग नहीं लगा। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। उनके अनुसार सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। वराहमिहिर गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोलविद था जिसने वृहत संहिता की रचना की थी। इंपॉर्टेंट, वराहमिहिर की जो प्रमुख पुस्तक थी उसका नाम क्या था, वृहत संहिता। ब्रह्मगुप्त को प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ माना गया। इन्हें गुरुत्वाकर्षण बल का खोजकर्ता भी माना जाता है। धन्वंतरी को गुप्त काल का महान चिकित्सक और आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है। सुश्रुत को गुप्त काल में आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का विद्वान माना जाता है। शल्य चिकित्सा पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सुश्रुत संहिता, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुश्रुत की पुस्तक का नाम है सुश्रुत संहिता। भास्कराचार्य गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने लीलावती तथा सिद्धांत शिरोमणि, इंपॉर्टेंट करेंगे, लीलावती किसकी पुस्तक है तो भास्कराचार्य की पुस्तक है।
और सिद्धांत शिरोमणि की भी आपका भास्कराचार्य की पुस्तक है, नामक ग्रंथों की रचना की। इन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चरक जो थे कनिष्क के प्रमुख राजवैद्य थे और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर इंपॉर्टेंट करेंगे, अक्सर एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए विष्णु मंदिर तिंगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में। खूब पूछता है कि जो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है किस काल से संबंधित है, तो वह गुप्त काल से संबंधित है। शिव मंदिर की बात करें तो भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर एक और इम्पोर्टेंट है, खो में जो है वो भी आपके गुप्त काल से संबंधित है। पार्वती मंदिर जो है नचना कुठार, ये इंपॉर्टेंट करिएगा, मध्य प्रदेश में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लक्ष्मण मंदिर जो है आपका भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल की प्रमुख भुक्तियाँ, भुक्तियाँ मतलब क्या, प्रांत यानी क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे बंगाल बिहार उड़ीसा ऐसे क्षेत्र होता था, वैसे उस समय उस प्रांत को भुक्तियाँ कहते थे। मगध, मगध जो था आपका पश्चिमी बिहार। अवंती वो आपका पश्चिमी मालवा था। वर्धमान किसे कहते थे, उत्तरी बंगाल को। एरड़ जो था पूर्वी मालवा। तीरभुक्ति उत्तरी बिहार। पुंड्रवर्धन उत्तरी बंगाल। तो यह उस समय का जो क्षेत्र था, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।